मेट्रो रेल के चीफ जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर जनाब ज़ियाउद्दीन साहब से। ज़िया साहब, आपका काम जो है बहुत ही तेज़ी से हैदराबाद मेट्रो रेल का काम चल रहा है, तो ये डेडलाइन कब है, ये कब तक आप लोग ये काम को कंप्लीट करेंगे? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम फेज़ 1 जो कहते हैं 72 किलोमीटर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की आसानी के लिए हमने ये प्रोजेक्ट को 6 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी जिसे हम स्टेजेस कहते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 6 है। तो स्टेज 1 जो है ये है नागौल से मेट्टूगुड़े तक, तकरीबन 8 किलोमीटर का स्टेज है। स्टेज 2 है मियाँपुर से संजीवा रेड्डी नगर SR नगर तक। स्टेज 3 है मेट्टूगुड़े से ग्रीनलैंड तक, और स्टेज 4 है ग्रीनलैंड से शिल्पारामम या रायदुर्ग। स्टेज 5 है SR नगर से LB नगर जो कॉरिडोर 1 का है, और स्टेज 6 है पूरा का पूरा कॉरिडोर 2 यानी JBS से फलक। तो ये स्टेजेस जो है यानी इसी तरतीब से तकमील को भी पहुँचेंगे। तो स्टेज 1 हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो 2015-21 मार्च, यानी उस दिन उगादी है, तो उसको टारगेट कर रहे हैं कि 21 मार्च 2015 को ट्रेन चलने लगेगी। ज़िया साहब, मैं हमारे पुराने शहर के नाज़रीन की जानिब से एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये चारमीनार से होके जो है आपकी मेट्रो रेल कब गुजरेगी? हम कब जो है देख सकेंगे कि ट्रेन वहाँ से गुजर रही है? जी, इस मामले में पहले तो ये है कि लोग चारमीनार से कहते ही ये कह रहे हैं कि भाई क्या चारमीनार के बीच में से ट्रेन ले जा रहे हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है हमारा इरादा। ट्रेन तो हमारी चारमीनार से दूर वो कोटला अलीजा की जो रोड है, जो मीराना मंडी रोड कहलाती है, वो रोड से जाएगी, जो तकरीबन 400-500 मीटर दूर रहेगी चारमीनार से। और ये जो है ये स्टेज 6 में आ रहा है, जुबली बस स्टेशन से फलकनुमा। तो इसका आगाज हम, क्योंकि आप देखिए ओल्ड सिटी में रोड की जो चौड़ाई है वो 60 फीट है, यानी दारुशफा से हम शालीबंडे तक, शालीबंडे से फलकनुमा तक इसकी चौड़ाई 80 फीट है, जबकि मेट्रो रेल आने के लिए चौड़ाई कम से कम हमको 100 फीट चाहिए। तो ये रोड वाइडनिंग का काम पहला है जो हम शुरू करना है। अब हम प्रेजेंटली समझिए रोड वाइडनिंग मुशीराबाद से नारायणगुड़े तक कर रहे हैं, यानी काचीगुड़ा चौरस्ता तक कर रहे हैं, तो वहां पर काम शुरू कर देंगे। साथ में ये रोड वाइडनिंग का काम 1 महीना 2 महीने में इधर भी शुरू हो जाएगा। प्लान्स तकरीबन तैयार हो गए हैं। जैसे रोड वाइडनिंग होगी वो काम उधर से और इधर से 2 तरफ से काम शुरू करेंगे। और पुराने शहर के लोगों से मेरी तो गुजारिश है कि क्योंकि हमारे रोड्स ज़रा छोटे हैं, लेकिन मेट्रो रेल आने से एरिया को बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, क्योंकि ये यानी घंटों का सफ़र मिनटों में जो तय कराती है और पूरे सिटी के बाहर तक इसकी कनेक्टिविटी है। तो मेरी अदबन गुजारिश है तमाम पुराने शहर के रहने वाले लोगों से कि आज आप हमको कोऑपरेट करें, हमें मदद करें, क्योंकि थोड़ी तकलीफ होगी कंस्ट्रक्शन होते वक्त। 1 साल 2 साल आप तकलीफ झेलें, उसके बाद 100 साल तक हमको आराम रहेगा एक मेट्रो रेल आने से। तो यानी हम ये फेज़ को जो 2015 के अवाइल में शुरू कर देंगे कंस्ट्रक्शन, और यानी 1 साल तक ये रोड वाइडनिंग वगैरह जो भी एक्सरसाइज है और यूटिलिटी शिफ्टिंग करना पड़ती है, यानी ये हमारा जो कि पिलर सेंटर में आता है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी समझिए आप पाइपलाइन है ये है वो सब हटाना पड़ता है। तो ये सब कंप्लीट कर लेके यानी एक हमारा इंटरनल टारगेट है कि 2014 के मानसून के बाद पुराने शहर में शुरू करेंगे। हालांकि कॉरिडोर तो शुरू हो जाएगा, कॉरिडोर तो जल्दी शुरू होगा, लेकिन पुराने शहर में जब तक रोड वाइडनिंग कर देंगे यानी राइट ऑफ वे अवेलेबल कराएंगे। जी, ये भी कहा जा रहा है कि फलकनुमा से जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां तक एक्सटेंड किया जाएगा मेट्रो रेल को। जी, इस सिलसिले में ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिसेंटली ITIR जो रीजन अप्रूव किया है, उसमें ये एक प्रपोजल उसमें भी अप्रूव किया गया है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लिंक करना है। तो उसमें 2 लिंक की बात हुई है, यानी हमारे हैदराबाद के MP असदुद्दीन साहब ने भी उस बारे में दिल्ली में दरख्वास्त दी थी। ये जो लिंक है, एक यानी रायदुर्ग से गच्चीबौली से आउटर रिंग रोड से होते हुए भी एयरपोर्ट आना है और फलकनुमा से भी एयरपोर्ट जाना है, तो एक रिंग के जैसा फॉर्म होगा। तो इस बारे में अब हमने DPR के लिए स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं। अब कंसल्टेंट सेलेक्ट करके, यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है, वो तैयारी शुरू हो गई है। तो वो काम भी साइमल्टेनियस, यानी हम तो काम यानी इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जाएगा, उसके बाद यानी काम शुरू करेंगे। लेकिन ये काम से वो काम को कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, उसकी पैरेलल एक्टिविटी भी चल रही है। जी,
जियाउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेट्रो रेल के बारे में हमें काफ़ी मालूमात हम पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, हम बात कर रहे थे हैदराबाद मेट्रो रेल के चीफ इंजीनियर और चीफ जनरल मैनेजर जनाब मोहम्मद जियाउद्दीन साहब से, जो हमें बता रहे थे कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम किस तरह तेजी से जारी है। मैं कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ अनीसुर रहमान आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन, टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जमीयत उलमा हिंद ने इंसदाद फिरके वाराना फसाद बिल को जल्द मंजूर कराने का किया मुतालबा। महमूद मदनी ने मनमोहन और मुलायम को बनाया निशाना। बीजेपी ने की हमजिनसी रिश्तों की मुखालफत। दफा 377 की ताईद में राजनाथ सिंह आए आगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की तमाम 26 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करने का किया ऐलान। मोदी के मुकाबले भी खड़ा किया जाएगा उम्मीदवार। मरकजी वजीर शीशराम ओला का इंतकाल, कल अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। मरकजी काबीना भी पेश करेगी खराज अकीदत। नेल्सन मंडेला की आज आखिरी रसूमात। सियाह फाम रहनुमा को दुनिया भर में पेश किया जा रहा है खराज अकीदत। खबरनामे की तफसील। जमीयत उलमा हिंद ने इंसदाद फिरका वाराना फसाद बिल की मंजूरी का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा का कहना है कि मुल्क में बसने वाले हर शहरी की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक इजलास आम से खिताब करते हुए जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने अरबाब इख्तिदार को खूब खरी खोटी सुनाई। खिताब में मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और समाजवादी पार्टी रहनुमा मुलायम सिंह यादव को तनकीद का निशाना बनाया। बहुत ज्यादती होगी अगर हम इस वक्त अपने मुल्क के हुक्मरानों से खिताब नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, और हर किसी से मैं वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस सरजमीन पर बसते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या इंसानों को हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या इंसानों को इंसानियत के मेयार पर नापे, उनके मजहब और जात पात पर नहीं नापे? जिस काम को हम कर रहे हैं वो काम हुकूमतों के करने का है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। मैं मुलायम सिंह से कहना चाहता हूं, मैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर लोगों का खून जमीन पर गिराया जाएगा और आप उस खून को गिरने से बचने के लिए कानून नहीं बना सकते, तो याद रखिए ये सरजमीन, ये हिंदुस्तान आपको भुला देगा। सुन ले मनमोहन सिंह कान खोल करके कि अगर वो इंसाफ नहीं दे सकते तो उनको इख्तिदार पर रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी इस वक्त देहरादून में मुखातिब हैं। आइए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। आज मेरे इस पहाड़ों का नौजवान इतनी अच्छी मौसम छोड़कर, कितना बढ़िया माहौल छोड़ करके शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर क्यों हो रहा? बूढ़े मां बाप को
छोड़कर के नौजवान को क्यों जाना पड़ रहा है? सारी दुनिया के कई देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म पर अपने देश को कहां से कहां ले जाते हैं। भाइयों बहनों, ये भूमि ऐसी है कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक कभी न कभी जिंदगी में एक बार इस पवित्र भूमि पर आना चाहते हैं, सपना देखकर गए। हर नौजवान को रहता है कि मां बाप को हरिद्वार ले जाऊं, ऋषिकेश ले जाऊं, बद्रीनाथ ले जाऊं, गंगोत्री ले जाऊं, यमुनोत्री ले जाऊं। हर एक का सपना है। आप कल्पना कर सकते हैं? मैं सिर्फ आर्थिक परिभाषा में बोलूं, उसको कोई गलत अर्थ मत निकाले। अगर आर्थिक परिभाषा में देखो 125 करोड़ यात्रियों का वह बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह ने हमजिनसी रिश्तों की मुखालफत की है। राजनाथ सिंह ने हमजिनसी रिश्तों की जिनसी परस्ती को गैर फितरी अमल करार दिया। राजनाथ सिंह ने आइन की दफा 377 की तायद की, जिसके तहत हमजिन्स परस्ती को जुर्म करार दिया गया है। राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी गैर फितरी अमल की तायद नहीं करेगी। बीजेपी सदर ने हमजिनसी रिश्तों के मामले पर हुकूमत से कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। Semada concern should be addressed, and then only you have to go forward with this Telangana formation. If they don't do that, what is your party stand? बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने राजनाथ सिंह के बयान की हिमायत की है। नकवी ने भी दोहराया कि पार्टी किसी भी गैर फितरी फेल की तायद नहीं करेगी। राजनाथ सिंह जी ने कहा है वो बहुत स्पष्ट तौर से कहा है, बहुत साफ तौर से कहा है। हमारे देश की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत और उसके साथ साथ जो देश में माहौल है उसको हम पाश्चात्य संस्कृति के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। इसलिए जो है वो जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं, ये वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो राजनाथ जी ने कहा है वो बिल्कुल देश की नब्ज है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुल्क की एक जहती का मेहमान करार दिया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को एक करने में सरदार पटेल की ग्राम कदर खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। सरदार पटेल की बरसी के मौके पर बड़ौदा में एक मैराथन को हरी झंडी दिखाने से कबल मोदी ने खिताब करते हुए सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब बीजेपी ने आज मुल्क के 1000 मकामात पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम किया है। इस मैराथन के जरिए बीजेपी एक आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। एक वक्त मुल्क के 1000 शहरों में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों की दौड़ में शिरकत से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस ने बीजेपी के रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम पर तनकीद की है। कांग्रेस के तर्जमान मीम अफजल ने कहा है कि सही मानों में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए दौड़ होनी चाहिए थी। हंसी आती है इन लोगों की यूनिटी की बात करने की। जरूरत इस बात की थी कि दे शुड हैव रन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉट ओनली फॉर यूनिटी। दे हैव नो आइडिया अबाउट द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री। इनको कुछ नहीं पता है कि यूनिटी किस चिड़िया का नाम है। अभी तक मोदी जी ने जो 70 सभाएं की हैं उसमें उन्होंने सिर्फ डिवाइड करने वाली बातें की हैं, कहीं यूनाइट करने वाली बातें नहीं की हैं। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इस वक्त देहरादून में मुखातिब हैं। आइए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। कितना बड़ा परिणाम मिल सकता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में औद्योगिक विकास के लिए एसईजेड की संकल्पना की गई, व्यवस्था खड़ी की गई और एसईजेड की चर्चा स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसकी बराबर हुआ करती है।
मैं कहता हूं उत्तराखंड तो सदियों से SEZ है और मेरी SEZ की परिभाषा है स्पिरिचुअल एनवायरमेंट जोन। यह आध्यात्मिक पर्यावरण का जोन है पूरा। उसी पर बम लेकर के आध्यात्म की खोज में जो चाहते हैं उनके लिए एक स्वर्ग भूमि के नाते हम आकर्षित कर सकते हैं। विश्व छोटा होता जा रहा है। मैं कहता हूं टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। जितना ज्यादा आप मुझे कहिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए कितना क्या हमारे पास एडवेंचर टूरिज्म के लिए स्कूल्स है क्या? नहीं बनाई जा सकती क्या? जब समर वेकेशन हो पूरा हिंदुस्तान में नौजवानों को एडवेंचर टूरिज्म में ला करके हर गांव में कैंप लग सकते हैं, नहीं लग सकते? यहाँ की आबादी से 3 गुना लोग यहाँ एडवेंचर टूरिज्म के लिए आ सकते हैं 3-3 महीने के लिए। दिल्ली गए थे, उन्होंने बोला कि रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्या? भाइयों बहनों, मोबाइल फोन का यूज भी सही है, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बाद अब बीजेपी को चैलेंज देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की तमाम 26 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करने का ऐलान किया है। आपके मुताबिक पार्टी बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा करेगी। जुमा और शनिचर को आम आदमी पार्टी की 2 रोजा एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी की गुजरात शाख के कन्वीनर सुखदेव पटेल ने बताया कि गुजरात में पार्टी किस्मत आजमाई करेगी। दूसरी जानिब गुजरात बीजेपी लीडर हर्षद पटेल ने कहा कि तमाम सियासी जमातों का गुजरात में खैर मकदम है, ताहम आम आदमी पार्टी की रियासत में कोई पकड़ नहीं है। अन्ना हजारे की जानिब से तरमीमशुदा लोकपाल बिल के मुसवदे पर इत्मीनान के इजहार पर आम आदमी पार्टी ने हैरत का इजहार किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अन्ना हजारे को गुमराह किया जा रहा है। ये बिल राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, राष्ट्रपति की साइन होती है, मैं अक्षर छोड़ दूं। लोकपाल बिल को मंजूर कराने का मुतालबा करके गुज़श्ता 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी कारकुन अन्ना हजारे के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले पर अन्ना हजारे को गुमराह किया जा रहा है। केजरीवाल ने अन्ना हजारे के उस मौकफ पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि राज्यसभा में पेश किए गए तरमीमशुदा बिल में उन बुनियादी मुतालबात को ही शामिल नहीं किया गया है जिसका यूपीए हुकूमत ने वादा किया था। अरविंद केजरीवाल ने मुजव्वजा लोकपाल बिल को जोगपाल बिल करार दिया। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने उनकी पार्टी और अन्ना के बीच अख्तिलाफात की तरदीद करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि अन्ना हजारे अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, अन्ना से कोई मतभेद नहीं है और आपस में किसी का कोई मतभेद नहीं है। मतभेद केवल जन लोकपाल है। जन लोकपाल की तीनों शर्तें जो अन्ना हजारे जी ने मांगी थी, जिस पर पूरे देश में आंदोलन हुए थे, उनमें तीनों में से एक भी शर्त सरकार ने नहीं मानी है। फिर ये कैसा जन लोकपाल है? पहली शर्त, लोकपाल होगा, राज्य में उसी तर्क पर एक लोकायुक्त होगा, नहीं मानी गई है। दूसरी शर्त, सीबीआई इंडिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, नहीं मानी गई है। कहा गया सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई अब भी सरकार नियंत्रण में रहेगी। तीसरी शर्त थी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा और लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेकर ऊपर तक। अन्ना बार बार एक बात बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, पटवारी से लेकर पंत प्रधान तक इसके अंडर में आएंगे। नहीं मानी गई, लोअर ब्यूरोक्रेसी नहीं मानी गई है। इन 3 बातों पर मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे कोई समझौता करेंगे, क्योंकि देश ने इसी लड़ाई के लिए उन्हें भी समर्थन दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुजव्वजा लोकपाल बिल की मुखालफत करेगी। ऐसे लंगड़े लूले लोकपाल का, ऐसे जोगपाल का, किरण जी ने कहा था, बिना सीटी, बिना टोपी, बिना डंडे का पुलिस वाला है, हम इसका विरोध करेंगे। कुमार विश्वास ने कांग्रेस पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि लोकपाल बिल मंजूर कराते हुए कांग्रेस आइंदा आम इंतखाबात में सियासी फायदा हासिल करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
नाज़रीन, आइए इस वक्त आम आदमी पार्टी के एक लीडर प्रशांत भूषण मीडिया से मुखातिब हैं। सीधे हम आपको वहीं लिए चलते हैं। सिर्फ जो सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन है उसमें यह कहा गया कि अगर लोकपाल सीबीआई से कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो उस समय जो अफसर उस इन्वेस्टिगेशन के लिए सुपरिंटेंडेंस जो होगा वो लोकपाल का होगा। अब इसका क्या मतलब है? क्या इससे क्या कुछ स्थिति बदल जाएगी? आज भी सीबीआई का सुपरिंटेंडेंस सीवीसी के हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी सुपरिंटेंडेंस के आधार पर सीवीसी सीबीआई का कोई इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। और सीबीआई वही करती है जो सरकार चाहती है। अनलेस की कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है तब थोड़ा सा डर होता है इन लोगों को, तब फिर कभी कभी ईमानदारी से काम हो पाता है। लेकिन सिर्फ सुपरिंटेंडेंस होना, चाहे वो सीबीसी का सुपरिंटेंडेंस हो चाहे लोकपाल का सुपरिंटेंडेंस हो, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लोकपाल के हाथ में नहीं होगा, यानी ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, पोस्टिंग, सस्पेंशन, पोस्ट रिटायरमेंट, ये सब की पावर अगर लोकपाल के हाथ में आप नहीं देंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से, निष्पक्षता से नहीं हो सकता। और इन दो बड़ी खामियों के साथ ये लोकपाल को ये नहीं माना जा सकता कि आप एक स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था बना रहे हैं जो ईमानदारी से इन लोगों का, सबका भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके अलावा आपको याद है कि जब अन्ना ने अनशन किया था रामलीला मैदान में, तो अनशन तोड़ने के लिए उन लोगों ने अन्ना की 3 शर्तें पार्लियामेंट में यूनैनिमसली सारी पार्टियों ने मंजूर करी थी। रेजोल्यूशन पास करके प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी। वो 3 शर्तें क्या थी? पहली शर्त ये थी कि भाई सारे अफसर ऊपर से नीचे, ग्रुप ए से ग्रुप डी तक, सब लोकपाल के इन्वेस्टिगेशन के अधीन होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि सिटीजन्स चार्टर, जिसमें कि हर सरकारी संस्था को ये बताना पड़ेगा कि कितने दिन में वो जनता की सवालों का या जनता की एप्लीकेशन का निवारण करेंगे, और अगर नहीं करें तो उनको दंड देने की पावर वो भी लोकपाल के पास होगी। तीसरा ये था कि जिस आधार पर लोकपाल बनाया जाएगा केंद्र में, इसी कानून के द्वारा हर राज्य में लोकायुक्त बनाना लाजमी होगा। अब इन 3 में से कम 2 चीजें तो इस बिल में बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। लोकायुक्त राज्यों में उसी आधार पर बनाना लाजमी होगा, वो नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि हर स्टेट जो है कानून पास करके लोकायुक्त बना ले। अब कानून पास करें, कैसा करें? जैसे कि गुजरात में तो बिल्कुल ही बोगस लोकायुक्त का कानून पास कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ भी पावर उनको नहीं दी गई है, हर तरह से सरकार के। उसके बाद सिटीजन्स चार्टर इसमें नहीं लाया गया। सिटीजन्स चार्टर क्या, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी नहीं लाया गया। हम लोगों ने जो जन लोकपाल बिल बनाया था उसमें विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन की भी पावर लोकपाल को थी। तीसरी बात, जो ये ग्रुप ए से ग्रुप बी तक सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स की बात है, इसमें कुछ गोलमोल चीजें इस बिल में कह दी गई हैं। एक तरफ तो ये कहा गया है कि ग्रुप ए से डी तक सारे अफसर की जांच वो कर सकता है। दूसरी जगह ये कह दिया गया है कि नहीं, ग्रुप ए और बी का तो लोकपाल करेगा और सी और डी का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा। काफी गोलमोल तरीके से लिखा गया है। बहरहाल और भी कई सारी चीजें जो हम लोगों ने इस नोट में लिखी हैं, कई सारी चीजें तो लिखी नहीं है, बहुत सारे फर्क हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। लेकिन अगर ये जो 2 मेन चीजें हैं जो हम लोग जिसकी वजह से लोकपाल की जरूरत पड़ी कि भाई सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र संस्था हो, उसकी जांच एजेंसी सरकार से स्वतंत्र हो, अगर आप वही नहीं लाएंगे तो लोकपाल का मतलब क्या रह जाता है? तो इसलिए हम लोग इस लोकपाल को नहीं मानते। हम लोग ये कहते हैं कि इससे कोई भ्रष्टाचार नहीं बंद हो पाएगा, नहीं रुक पाएगा, कुछ खास नहीं रुक पाएगा।
और इसलिए एक जन लोकपाल जैसे कानून की जरूरत है इस देश को। और हम लोगों को जहां जहां मौका मिला राज्य में, केंद्र में, वहां पर हम वैसा ही जन लोकपाल बनाएंगे, वैसा ही कानून बनाएंगे जैसा कि हम लोगों ने उस समय बनाकर नहीं, वो 1 ही साल का कर दिया है आपको, अब 1 साल। देखिए, ये जो बिल सरकार ला रही है और जिसको कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी सब मान रही है, क्यों मान रही है? नाजरीन, ये थे प्रशांत भूषण जो लोग जन लोकपाल मुजवजा बिल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। महमूद मदनी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, इस वक्त रैली से मुखातिब हैं। हम आपको दिल्ली के रामलीला मैदान लिए चलते हैं। तुम्हारा इलाज करना तो हम अच्छे से जानते हैं। मैं अहालियान देवबंद, अहालियान दिल्ली, खासतौर पर नबी करीम के लोगों का, जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन्होंने रात भर लोगों को चाय पिलाई है और सुबह नाश्ते का भी इंतजाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी कोशिशों को, खिदमात को, काविशों को, जिद्दोजहद को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए और मिल्लत इस्लामिया के लिए आगे भी इसी तरह मुआविन बनाता रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बर्खास्तगी? वो तो हुकूमत का बर्खास्त हो या ना हो, हुकूमत को तो हटा ही दिया जाएगा। जो भी होगा, नहीं मानेंगे तो हटा दिया जाएगा। मैं दरखास्त करूंगा हजरत सदर मोहतरम दामत बरकातुहुम से, लेकिन उससे पहले देखिए, हम लोग कोई भी काम, जो काम करते हैं इबादत समझ के करते हैं। यहां जमा हुए हैं, अब अगर यहां जमा हो, इतनी कुर्बानी दें और ठीक से दुआ भी ना करें और दुआ के बाद अभी नमाज में थोड़ी सी देर रह गई है बस, तो दरखास्त ये करूंगा कि नमाज पढ़ के जाएंगे, नमाज छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं अपने जवानों से भी ये कहूंगा कि अगर वो नमाज छोड़ के चले जाएंगे तो ये बहुत अफसोस की बात होगी और खुदा की नुसरत और मदद से महरूमी का खतरा होगा। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि दुआ के बाद अजान हो जाएगी, जिन लोगों का वजू है वो नमाज पढ़ लेंगे, अपनी अपनी पढ़ लीजिए, जमात कर लीजिए, कुछ जमात वहां हो जाए, कुछ वहां हो जाए, वजू करके आए, यहां पढ़ लें, या बराबर में मस्जिदें हैं बहुत सी, वहां पढ़ लें, लेकिन नमाज कजा नहीं होनी चाहिए। यह दरखास्त है सब लोगों की तरफ से, सब स्टेज वाले उलमा की तरफ से आपसे दरखास्त है कि इस चक्कर में आपकी नमाज कजा नहीं होनी चाहिए। मैं हजरत से दरखास्त करूंगा कि दुआ फरमाएं। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी इस वक्त रैली से मुखातिब थे। आगे बढ़ते आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने कहा है कि उन्होंने समाजी रहनुमा अन्ना हजारे पर तनकीद नहीं की है। कुमार विश्वास का कहना है कि वो अन्ना का एहतराम करते हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर ने अन्ना की जानिब से हुकूमत के जन लोकपाल बिल की हिमायत करने पर हैरत का इजहार किया। अन्ना से संवाद हुआ नहीं है, अन्ना के साथ संवाद हो नहीं पा रहा है, उनके साथ ही संवाद करा नहीं रहे हैं। जो वहां लोग हैं वो हमें गालियां दे रहे हैं, वो मंच से गालियां दे रहे हैं। बीके सिंह जी ने मंच से हमारी आलोचनाएं की हैं। किरोड़ीलाल मीणा अभी हारे हैं राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो कल परसों अन्ना के मंच पर थे, मैं तो नीचे ही बैठा था। अगर अन्ना का आदेश था राजनीतिक लोग मंच पर नहीं आने चाहिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी में हूं, तो मुझे पता नहीं वहां क्या चल रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोकपाल का आंदोलन किसी का नहीं है, इस देश का आंदोलन है और लोकपाल के साथ कोई समझौता देश करना नहीं चाहता। अन्यथा अन्ना से कह देता ना पहले ही कि अन्ना छोड़ दो, समझौता कर लो। ये तो वही लोकपाल है जो कपिल सिब्बल लेकर घूम रहे थे। आपने लिखी है ट्विटर पे, आखिर क्या मतलब है उसका? सीधे सीधे होता है कि आप अन्ना के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। पितामह भीष्म के मन में पांडवों के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। गुरु द्रोणाचार्य के मन में भी पांडवों के प्रति अतिरिक्त स्नेह है। मैं देश के उन सब सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कहना चाहता हूं जो सरकार या पार्टियों के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। 16 अगस्त को पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ था। उस 11 अगस्त वाले बिल में भी लोकपाल की एक अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी थी। वो कानून कहीं ज्यादा सशक्त था इस कानून से, उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। लेकिन आज हम लोग इस कमजोर, उससे भी कमजोर कानून को देश कैसे मान ले? तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि लोकपाल का आंदोलन जारी रहेगा, जन लोकपाल का आंदोलन जारी रहेगा
और देश के कोने कोने में जाएंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से इन पार्टियों ने देश को धोखा दिया। संसद के अंदर जो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, 3 बातों का प्रस्ताव पारित किया था, किस तरह से इन सारी पार्टियों